Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam, Class 7th, Subject Hindi. Myself, Anjali Jain. प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो है लेखन कौशल से नारा लेखन। बच्चों, ये नारा लेखन सिलेबस में नया इंक्लूड किया गया है। ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए कि आपको नारा लेखन कैसे करना है। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं नारा किसे कहते हैं। तो नारा वह शब्द या शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से दोहराया जाता है। बच्चों, नारा उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द या शब्दों का हम एक ऐसा समूह बना लें, ऐसी लय, ऐसी तुकबंदी से शब्दों का एक ऐसा समूह बना लें जिसको सुन के लोग उत्तेजित हो जाएं, लोग प्रेरित हो जाएं, ठीक है, और उनको ज़ोर ज़ोर से दोहराते हैं हम, तब नारों का निर्माण होता है। यह अपने आप में एक आदर्श वाक्य होता है। नारों की भाषा अलग होती है, परंतु फिर भी ये एक आदर्श वाक्य अर्थात कि पूर्ण वाक्यों के रूप में प्रयोग में हम लाते हैं। एक बार फिर से इसको समझिए बच्चों कि नारा ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या उत्तेजित कर देते हैं, और इन्हें ज़ोर ज़ोर से दोहराया जाता है। और ये जो नारे होते हैं ये अपने आप में एक आदर्श वाक्य होते हैं। नारा लेखन को हिंदी में उद्घोष, नीति, वचन या प्रचार वाक्य भी कहा जा सकता है। बच्चों, नारा लेखन को हम हिंदी में उद्घोष कह सकते हैं, नीति वचन कह सकते हैं, प्रचार वाक्य भी कह सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मजदूर किसी भारी सामान को उठाने के लिए बोलते हैं जोर लगा के हैशा। हम अक्सर देखते हैं ना, जब कोई मजदूर वर्ग किसी भारी सामान को उठाते हैं, जब 6-7 जने किसी भारी सामान को उठाते हैं तो अपने आप ही मुंह से निकल जाता है जोर लगा के हैशा। तो ऐसा बोलने से लोगों की उत्तेजना बढ़ती है, उनके अंदर की शक्ति बढ़ती है, उनका जोश बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये उस नारे का ही कमाल होता है। उस एक छोटे से वाक्य से उनकी उस काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है, उनमें जोश पैदा हो जाता है। यह नारा ही है जो सदियों से बोला जा रहा है, और ये आज से नहीं, बहुत समय पहले से ये नारे बोले जा रहे हैं। उदाहरण, अब हम नारों का उदाहरण देखते हैं कि आखिर नारे होते कैसे हैं। जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा है, जिसको बोलने से स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनमें जोश और उत्साह हमेशा बढ़ जाता था। या फिर हम कहें वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम का भी नारा जब हम लगाते हैं तो भारत के प्रति, भारत माता के प्रति हमारा जोश और उत्साह बढ़ जाता है। जय जवान जय किसान, बच्चों ये भी एक नारा ही है, आपने सुना होगा। अब हम देखते हैं नारा लेखन की विशेषता। नारा लेखन की क्या विशेषता होती है। पहला, इसमें कम शब्दों में गंभीर अर्थ छुपा होता है। ये कम शब्दों का होता है लेकिन अर्थ बहुत ही गहन गंभीर होता है। दूसरा, यह आम लोगों के हृदय पर छा जाता है। बच्चों, जब भी कोई नारा बोला जाता है तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आम व्यक्ति हो, कोई भी जनरल कैटेगरी का कैसा भी व्यक्ति हो, वो उसके दिल को छू जाता है और वो भी उसको दोहराने लग जाता है। तीसरा है, यह प्रेरणादायक होता है। नारों से लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, जिस काम को वो कर रहे हैं उसके लिए वो प्रेरित होते हैं। चौथी विशेषता, इसमें लय और तुक होता है। नारों में एक लय होता है, राइमिंग जिसको हम कह सकते हैं, और तुकबंदी होती है। शब्दों को इस तरह से पिरोया जाता है, इस तरह से शब्दों को लिखा जाता है कि उसमें एक तुक बैठ जाए,
जो शब्द होते हैं वो एक जैसे शब्दों का प्रयोग करके नारों को लिखा जाता है। तो इसमें लय होता है और तुक होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। नंबर 5, इसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। ये वही बात हो गई कि ये लोगों को प्रेरित करता है कुछ काम को करने के लिए। अगर वो ठान लेते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो इन नारों के ज़रिए वो प्रेरित होते हैं और वो उस काम को आगे करते जाते हैं जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। इसमें एक या दो पंक्तियाँ होती है बच्चों। नारा लेखन में या तो एक पंक्ति का होता है या फिर दो पंक्ति का होता है। इसके शब्द और भाव लोगों को आकर्षित करते हैं। वही बात है कि इसमें ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी भावनाओं से ये लिखा होता है जिससे लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब भी वो किसी नारे को सुनते हैं तो उनके मन में भी उस नारे को लगाने की इच्छा पैदा हो जाती है। इसको बोलने से लोगों में जोश बढ़ जाता है। जब हम नारा बोलते हैं तो हमारे अंदर जोश बढ़ जाता है, काम को करने का जोश हम में बहुत अधिक हो जाता है। तो ये थी नारा लेखन की विशेषता। अतः इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हमने जो भी विशेषताएं भी पढ़ी है उन सब को एक आधार बना के, उन सब का एक बेस लेके हम नारा के लिए एक छोटी सी बात कह सकते हैं कि देखन में छोटे लगे। देखने में तो नारे बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन घाव करे गंभीर। जब इन्हें बोला जाता है, जब इनका उच्चारण जोर जोर से किया जाता है तो ये लोगों के मन में घाव कर जाते हैं, लोगों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ प्रचलित नारे जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे कि रक्तदान महादान, खून दो दुनिया को स्वस्थ बनाओ। तीसरा है रक्तदान है महादान, इससे बड़ा न कोई दान। बच्चों, ये तीनों जो नारे हैं ये रक्तदान से संबंधित हैं। रक्तदान विषय पर ये तीनों नारे हैं। आपको भी ऐसे ही कुछ संबंधित विषय दिए जाएंगे जिस पर आपको नारे लिखने होंगे। रक्तदान का करो फैसला, जीवन में अपने भरो हौसला। पांचवा नारा है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। छठा नारा है जो जीवन में अशिक्षित रह जाता है एक दिन ज़रूर पछताता है। बच्चों, ये 5th और 6th जो आपको नारा दिया हुआ है ये शिक्षा के ऊपर है, साक्षरता के ऊपर है। लेकिन नारा लेखन में आपको सिर्फ नारा ही नहीं लिखना है बच्चों, इन नारों से संबंधित कोई चित्रकारी भी आप करेंगे तभी आपको उसके लिए पूरे नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ नारा लिख देने से ही नंबर नहीं मिलते या वो आकर्षित नहीं लगता है। नारे से संबंधित कोई चित्रकारी अगर हम कर दें, अपना आर्ट उसमें दिखा दें, तो वो नारा आकर्षित लगता है। 7th है पढ़ाई करो और किताबों से प्यार करो, जीवन अपना उद्धार करो। 8th नारा है हर बच्चे का यह नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। और 9th नारा है इनकलाब जिंदाबाद। छोटे से छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही गहन और गंभीर अर्थ इसमें छिपा होता है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपको जो नारा लेखन है उसमें ड्राइंग करना है, उसको आपको आकर्षित बनाना है। उसके कुछ उदाहरण अब आपके सामने आ रहे हैं। जैसे ये रक्तदान का है, छोड़ के सारे दूसरे काम चलो करें हम रक्तदान। ठीक है, तो इसमें रक्तदान से संबंधित यहाँ पे कुछ चित्रकारी करी हुई है। इस तरह से आपको अपने नारे को लिखने के बाद में या अपने नारे के साथ में कुछ चित्रकारी करना है, उसको आकर्षित बनाना है। धरती को बचाना है, कोरोना मुक्त बनाना है। यहाँ पे हमने धरती को बचाने की बात कही है। आज का जो करंट टॉपिक चल रहा है कोरोना महामारी, इस विषय पर यहाँ पे ये नारा लिखा हुआ है और उससे संबंधित चित्र बना हुआ है। कोरोना वायरस को भगाना है, जीवन को स्वस्थ बनाना है।
यहाँ पर भी ये कोरोना वायरस से संबंधित नारा दिया है और उससे संबंधित चित्रकारी दी हुई है। पढ़ाई करो और किताबों से प्यार करो, जीवन अपना उद्धार करो। ये शिक्षा से संबंधित नारा है। इसको हमने इसीलिए इस तरह की चित्रकारी में बना दिया है और लिख दिया है। तो बच्चों आपको भी ऐसे ही, तो बच्चों ये नारा आपको शिक्षा से संबंधित दिया हुआ है, इसलिए हमने इसमें शिक्षा से संबंधित चित्रकारी कर दी है। प्यारे बच्चों, नारा लेखन आपका 5 मार्क्स का आएगा और आपको नारा लेखन के साथ साथ उसे आकर्षक बनाने के लिए कुछ चित्रकारी भी करना है। आप जितना उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बच्चों, नारा लेखन में आप अपनी कॉपी में जो जो चीज़ें लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार हम पीछे आते हैं, हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। देखो बच्चों, यहाँ से शुरू हो रहा है नारा लेखन। आप हेडिंग डाल देना नारा लेखन। ये हेडिंग डालने के बाद आप इसकी परिभाषा लिख देना इस पेज की। नारा वह शब्द या शब्दों का समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से दोहराया जाता है। यह अपने आप में एक आदर्श वाक्य होता है। ये पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लीजिएगा। ये परिभाषा है। इसको लिखने के बाद आप उदाहरण लिखेंगे। ये नहीं लिखना है आपको, उदाहरण में ये 3 उदाहरण आप लिख दीजिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान। ये तीनों उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण लिखने के बाद नारा लेखन की विशेषता लिखिएगा और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, कुल 8 पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये जो प्रचलित नारे दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा कि आप इन सिंपल लिखे हुए नारों को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाएंगे। बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में जिस टॉपिक पर आपको नारा दिए हुए हैं मैंने, उसी टॉपिक पर आपको एग्ज़ाम में आ जाए। आपको और दूसरे टॉपिक्स पर नारे मिलेंगे, लेकिन आप इन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करिएगा तो आप उसको भी जो एग्ज़ाम में आएंगे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए प्रैक्टिस के लिए। अब आता है हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद परिभाषा आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। बच्चों, अनुच्छेद क्या होता है? इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं पैराग्राफ, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रांसलेशन है। आखिर अनुच्छेद का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का समूह होता है। हमको कोई एक विषय दे दिया जाता है, उस विषय पर हम अलग अलग वाक्यों का निर्माण करते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसका संबंध होता है आपस में, जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग का वर्णन किया जाता है, जिसमें किसी एक विषय के एक भाग को ही लिया जाता है, उसमें सब कुछ नहीं लिखा जाता। ध्यान रखिएगा। एक विषय आपको कोई भी दे दिया, जैसे कि विद्यार्थी जीवन। अब विद्यार्थी जीवन पे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा भाग में, एक पैराग्राफ में हम उसका वर्णन करते हैं, तो उस पैराग्राफ को अनुच्छेद कहते हैं। उसको हम, जो हमने अपने मन के भाव और विचार उन लाइनों में, उन वाक्यों में व्यक्त किए हैं, हम उसे कहते हैं कि ये हमने एक अनुच्छेद लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है जिसका टॉपिक था विद्यार्थी जीवन। अब अनुच्छेद लेखन, जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं
तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद तो हमने पढ़ लिया कि किसी एक विषय पर संबंधित वाक्यों को लिखना, लेकिन लिखना अलग चीज़ है या पढ़ना अलग चीज़ है, और अपने भाव या विचार संक्षेप में प्रकट करना जब हम खुद लिखते हैं तब अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जब हम किताब में से पढ़ लेते हैं तब वो अनुच्छेद कहलाता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन कब कहलाता है? जब हम खुद उसे लिखें। खुद लिखने में, मन से लिखने में हम अपने मन के भावों को, उस विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करते हैं, मतलब छोटा करके प्रकट करते हैं। लिखने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन खास खास बातें हम उस अनुच्छेद में प्रकट कर देते हैं, तो हम इसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। एक छोटी सी बात और है, अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है। निबंध जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 2 से 2.5 पेज तक का होता है, लेकिन अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, आइए वो जान लेते हैं। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 80 से 100 शब्द का अनुच्छेद होना चाहिए। अब आप शब्दों को काउंट मत करिएगा, लेकिन अपने अनुच्छेद की लाइनों को गिनिएगा। कम से कम 10 लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइन, इतने में आपका अनुच्छेद पूरा हो जाना चाहिए। इतने में आपके 100 शब्द पूरे हो जाते हैं, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप 10 से 12 लाइन का एक अनुच्छेद लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 100 शब्द होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। आप छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करें और वो वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित वो वाक्य होने चाहिए। भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। जैसी भी भाषा में आप लिखते हैं, अगर आप हिंदी भाषा लिखते हैं तो सरल हिंदी भाषा का प्रयोग करें, और प्रभावशाली होना चाहिए कि पढ़ने में लगे कि हाँ, बच्चे को इस विषय का संपूर्ण ज्ञान है। उदाहरण एक अनुच्छेद का आपके सामने हम दे रहे हैं, आपको ये उदाहरण आपकी बुक में भी मिल जाएगा। बच्चों, इस टॉपिक को आप डायरेक्ट अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ये उदाहरण वाला पार्ट, आपको परिभाषा या ये ध्यान रखने योग्य बातें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद के टॉपिक में आप सीधा ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा अनुच्छेद, और अनुच्छेद का टॉपिक जैसी संगति बैठी है तेसोई फल होए, ये टॉपिक डाल दीजिएगा आप और इस अनुच्छेद को लिख लीजिएगा। अनुच्छेद है, सत्संगति का अर्थ है अच्छे लोगों का साथ। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखा और परोक्ष का मतलब होता है अनदेखा। ठीक है, यदि मनुष्य आलसी, बेईमानी, लोभी, कामी व्यक्तियों के साथ रहता है तो उसमें भी यह दुर्गुण आ जाते हैं, परंतु यदि मनुष्य सज्जनों के संपर्क में रहता है तो वह अपने साथ साथ देश व समाज का भी कल्याण करता है। उसमें सद्गुणों का विकास होता है। कहा भी गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता। सच तो यह है कि जिस प्रकार पारस पत्थर का स्पर्श पाकर लोहा भी सोना बन जाता है, उस प्रकार ही सत्संगति के प्रभाव से दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। अतः हमें कुसंगति को त्याग कर सत्संगति को अपनाना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो बच्चों, ये अनुच्छेद आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक खोलिएगा ग्रामर की, जिसमें आपको ये अनुच्छेद मिल जाएगा। आप उसमें से देख के इस अनुच्छेद को बस अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अनुच्छेद लिखना है। जो उदाहरण वाला दिया है वीडियो में, वो आपको अनुच्छेद की परिभाषा या अनुच्छेद लेखन या उसकी लिखने योग्य बातें, वो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, एक बात ध्यान रखिए,
अनुच्छेद का विषय जो भी आए, आपको उसमें अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करने। आप बुक वाले अनुच्छेद को रटेंगे नहीं, आपको उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप उन्हें सिर्फ समझिए, पढ़िए और कोशिश करिए कि आप इस विषय पर क्या और कितना लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक टॉपिक खुद ही ले लीजिए और उस पर लिखने की कोशिश करिए कि आप उस विषय पर कितना लिख पा रहे हैं। आप 10 लाइन 12 लाइन लिख पा रहे हैं या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपको बुक में दिया हुआ है वो ही आएगा। आप बस एक ही बात ध्यान रखिए, अपने मन के विचार और अपने भावों को प्रस्तुत करना है अपनी लैंग्वेज में, अब विषय चाहे कोई भी आए। ठीक है, मुझे लगता है आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।